वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में न्यूरी को देखते हैं जो अभी अपना पासबुक खोज रही होती है पर उसे मिल नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। पर तभी उसे अपने डैड पर शक होता है कि ज़रूर उन्होंने ही लिया होगा। और वही जब न्यूरी अपने डैड के पास जाती है जो अभी बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे होते हैं और एकदम पूरी तरह से नशे में होते हैं। पर जब वो अपने डैड से पूछती है कि क्या आपने मेरे पैसे लिए हैं, जिस पर उनके डैड कहते हैं तुम्हारे कौन से पैसे, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। जिस पर न्यूरी उनसे तुरंत कहती है कि आप झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कि आपने ही लिए हैं ज़रूर। आपको पता है ना वो पैसे मेरे ट्यूशन के लिए था, मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अलग अलग तरह के जॉब करके फाइनली पैसे को जमा किया था। पर आपने उस पैसे को फिर से मुझसे बिना पूछे लेकर बर्बाद कर दिया। और यही चीज़ जब न्यूरी का भाई सुनता है तब वो उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि डैड से इस तरह से बात करने की, और डैड ने नहीं बल्कि मैंने भी तुम्हारे पैसे लिए हैं, बोलो अब क्या कर लोगी। इस पर न्यूरी रोते हुए कहती है कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आपको पता है कि मैंने कितनी मेहनत से उस पैसे को जमा किए थे सिर्फ आगे की पढ़ाई को करने के लिए। और इसी बात पर उनका भाई उनसे कहता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी आखिर, वैसे भी तुम्हारी शादी हमने फिक्स कर दी है, वो भी हमारे पड़ोसी मिस्टर यंग से, जो अभी तुमसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हैं। और जब ये सब न्यूरी सुनती है तब उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उससे बिना पूछे उन लोगों ने उसकी शादी भी फिक्स कर दी है, जबकि अब ही तो उसका स्कूल भी खत्म नहीं हुआ था। और उसके बाद न्यूरी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसी वजह से वो वहाँ से रोते हुए निकल जाती है बाहर घर से। पर जब वो बाहर थी तब उसके दिमाग में बस यही चीज़ चल रहा था कि उसे जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए जिससे वो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा सके और अपनी एक नई लाइफ को शुरुआत कर सके, क्योंकि ये शादी उसे किसी भी हाल में नहीं करनी थी। और तभी न्यूरी एक पोस्टर को देखती है जिससे देखकर उसे एक आखिरी उम्मीद ज़रूर दिखती है। और वहीं अब हम मिस्टर जीन को देखते हैं जो अभी क्लब में होते हैं और वहाँ पर उनके सेक्रेटरी उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। आखिर उनका इतना ज़्यादा साल हो गया है, वो 28 साल के हो गए हैं पर अभी भी उन्होंने शादी नहीं की और ना ही कोई लड़की को डेट कर रहे हैं। आपको पता भी है आपकी मॉम और आपकी ग्रैंड माँ कैसे मेरे सर पर नाच रहे हैं। उन्होंने तो मुझे इतना भी धमकी दे दिया है कि अगर मैंने आपके लिए कोई लड़की नहीं खोजी तब वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और मुझे इस नौकरी से बहुत ज़्यादा प्यार है सर, प्लीज़ आप किसी लड़की को चूज़ कर लीजिए और उसके साथ अपनी लाइफ को आगे बिताने के लिए सोचिए। पर वहाँ पर मिस्टर जी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। और वहीं तभी सेक्रेटरी के पास वहाँ पर एक कॉल आता है और उधर दूसरी साइड भी न्यूरी किसी को कॉल कर रही होती है और न्यूरी को देखकर लगता है कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और न्यूरी भी उसी क्लब में आती है जब वो सुनती है कि मिस्टर जिन का बात कि वो अभी कैसे हैं और कितने ज़्यादा खरूस बॉस हैं कि दो लड़की जो अंदर गई थी वो उनके बारे में भूला भला कहते हुए बाहर निकल रही थी क्योंकि उन्होंने उसे धक्के मारकर उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया था। और वहीं पर सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा परेशान थे और न्यूरी बस इतना ही सोच रही थी कि आखिर कितने ज़्यादा खरूस बॉस है ये कि इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। शायद उसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी मिस्टर जिन को प्लीज़ करने के लिए, पर उन्हें किसी भी हाल में ये जॉब चाहिए था। पर अभी न्यूरी को ये बात पता नहीं थी कि आखिर वो यहाँ पर किस लिए आई थी और उनका क्या काम था। वो तो बस एक सिंपल सा जॉब सोच कर ही आई थी। पर वो तभी देखती है कि मिस्टर जिन के सामने जो आदमी था यानी उनका सेक्रेटरी, वो उनसे कहता है कि अगर आप किसी भी लड़की को चूज़ नहीं करेंगे तब मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँगा। और ये बात सुनकर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं, आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर सेक्रेटरी कहते हैं कि आपने ही तो ये डिसाइड करके रखा हुआ है कि आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। पर जैसे ही वहाँ पर मिस्टर जिन न्यूरी को देखते हैं वो उसे देखते रह जाते हैं और सेक्रेटरी को ये सिग्नल मिल जाता है कि मिस्टर जिन को न्यूरी पसंद आ गई है। इसी कारण से वो मिस्टर जिन के ड्रिंक में ड्रग मिला देते हैं उन्हें बिना बताए हुए, और फिर उसके बाद मिस्टर जिन भी उसी ड्रिंक को पी लेते हैं। और जब मिस्टर जिन वहाँ से जाने वाले थे तभी सेक्रेटरी उन्हें रोकते हैं और उनसे कुछ कहते हैं, पर वहाँ पर मिस्टर जिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले थे। पर सेक्रेटरी तो उन दोनों को अलग छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी मिस्टर जिन का तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगता है और वहाँ पर न्यूरी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो यहाँ के हर काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ही उनके लिए बेनिफिट साबित हो सकती है क्योंकि एक वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वर्कर है। तो वहाँ पर तो मिस्टर जिन भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग
न्यूरी के लिए क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि उन्हें कुछ और ही लग रहा था कि न्यूरी किसी और काम के लिए आई है, जैसे वो दोनों बाकी दो लड़की थी। और जब वहाँ पर मिस्टर जेन उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मनी एक्सपेक्टेशन कैसा है, जिस पर न्यूरी को लगता है कि वो उसके सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं, जिस पर न्यूरी उससे 2000 कह देती है। और वहाँ पर मिस्टर जेन को एक गलतफहमी हो जाता है कि न्यूरी का कहने का मतलब है कि वो उनसे 1 घंटे के लिए $200 मांगने की कोशिश कर रही है। जो सुनकर वहाँ से तो मिस्टर जिन जाने ही वाले थे, पर न्यूरी को लगता है कि वो इंटरव्यू पास नहीं करती है। पर जैसे ही अब न्यूरी कहती है कि वो हर एक काम करेगी अच्छे से, वो भी, तभी मिस्टर जिन उसे पकड़कर किस करने वाले थे। पर वहाँ पर न्यूरी को समझ में आ गया था कि मिस्टर जिन को कुछ गलतफहमी हो गया है, और वो वहाँ पर मिस्टर जिन को कहती है कि मैं इस काम के लिए नहीं आई हूँ और शायद आपको कुछ गलतफहमी हो गया है और आप अभी अपनी होशो आवाज़ में नहीं है, इसी कारण से मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिस पर मिस्टर जिन उसे कहते हैं कि अगर तुम इस काम के लिए नहीं आई हो यहाँ से, तो तुरंत यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम एक पल और रुकी तब मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। फिर तभी जैसे न्यूरी वहाँ से जाने वाली थी, तभी उसे अपने भाई और अपने डैड का बात याद आता है कि उसका शादी का। तब न्यूरी सोचती है कि अगर वो अभी यहाँ पर रुक गई तब उसका शादी उस बूढ़े इंसान से उसका नहीं होगा और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेगी। और न्यूरी यहाँ पर बस एक रात का बात सोचकर मिस्टर जेन के साथ वो नाइट स्पेंड कर लेती है। पर वहाँ पर मिस्टर जेन उससे कहते हैं कि आज तुम बस $200 नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर कमाने वाली हो, क्योंकि 1 घंटे में ये काम पूरा नहीं होने वाला है। वो मंथ के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर न्यूरी को डॉक्टर के पास देखते हैं और डॉक्टर उसे बता रहे होते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो भी तुम्हें ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। और ये खबर सुनकर न्यूरी वहाँ बहुत बड़े ही शॉक में आ जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो उसके सामने आखिर ये सब क्या चल रहा है और क्या सुन क्या रही है वो। पर वहाँ पर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इस बारे में अपने बच्चों के फादर को बताया है, जिस पर बस न्यूरी को उस रात का बात याद आता है। और डॉक्टर उसकी सिचुएशन अच्छे से समझ पा रहे थे और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें ये बच्चे नहीं चाहिए तब तुम्हें जल्द से जल्द इसके बारे में सोचना होगा कि तुम्हें रखना है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है। के बाद न्यूरी वहाँ से चली जाती है और अब वो अपने फैक्ट्री में आई हुई थी जहाँ पर वो काम किया करती है। पर तभी उनमें से एक कलीग से जिसका नाम मिली था, वो न्यूरी का रिपोर्ट देख लेती है और वहाँ पर उस रिपोर्ट को देखते ही अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, मुझे तो समझ में आता था कि तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम ये ऐसे ऐसे काम भी करती हो। मुझे आज ये जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। और यही सब खबर जब वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, तभी वहाँ पर जेड भी आ जाता है, जो न्यूरी पर पहले से ही अपने बुरे इरादे बना कर रखा हुआ था और उस पर बुरी नज़र भी थी। उसको ये बात पता चलती है तब उसकी नीयत ऐसे ही बिगड़ जाती है और वो वहाँ पर भी करने लगता है। पर तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आते हैं और यहाँ पर ये बात हमें पता चलती है, ये कंपनी और ये जो फैक्ट्री है जिसमें न्यूरी काम करती है वो किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर जिन का ही है। और जब वहाँ पर सेक्रेटरी को ये बात पता चली थी कि न्यूरी प्रेग्नेंट है, तब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि न्यूरी किसकी वजह से है। और वो बहुत ज़्यादा खुश थे जब वो उन्हें ये बात और पता चलती है कि उनके बच्चे ट्रिपलेट है। और वहाँ पर न्यूरी उनसे कहती है कि आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मिस्टर जिन को ये बुलेट उन्हें दे दीजिएगा और इस बारे में आपको उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस मैटर को खुद ही सुलझा लूँगी। और ये बोलकर वहाँ से वो चली जाती हैं। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर जिन के घर पर देखते हैं, जहाँ पर उनकी ग्रेट ग्रैंडमा और उनके साथ में उनकी मॉम सभी लोग वो वीडियो देख रहे थे, जो भी मिस्टर जिन ने वो चीज़ उसने उस रात न्यूरी के साथ किया था। पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस वाला सिचुएशन था मिस्टर जिन के लिए। पर वहाँ पर ग्रैंडमास कहती हैं कि तुम्हें इस लड़की को जल्द से जल्द शादी करके इस घर में लेकर आ जाना चाहिए। मुझे और तुम मॉम और तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि फाइनली तुमको कोई लड़की पसंद आई है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर सेक्रेटरी आ जाते हैं और ये खबर बताते हैं कि प्रेग्नेंट है। तब वहाँ पर ग्रैंडमास और मॉम ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली हमारे घर में खुशी आने वाली है। पर वहाँ पर मिस्टर जिन को तो अभी भी न्यूरी की तरफ वो गलतफहमी था कि न्यूरी बस एक ग्रीडी गर्ल है जिसको एक शुगर डैडी चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं। पर वहाँ पर सेक्रेटरी उन्हें समझाना चाहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर मिस्टर जिन कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। और वहीं दूसरी साइड फैक्ट्री में देखते हैं, जहाँ न्यूरी के पास जब वो काम कर रही होती है तभी उसके डैड और ब्रदर वहाँ पर आ जाते हैं। उसे
बुली करने के लिए, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से 2 महीने से अपने आप को बचाई भी थी। पर यहाँ पर जब उसके डैड और ब्रदर फैक्ट्री में आकर तमाशा क्रिएट करने लगते हैं तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या करने आए हैं। पर वहाँ पर जब उनका रीज़न न्यूरी जानती है तब वो ये सब लाना चाहती थी और उन्हें लग रहा था कि फाइनली उनके डैड और ब्रदर अब उसे परेशान नहीं करेंगे। पर जब उन्हें वो यहाँ पर दोबारा देखती है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और घबरा भी रही थी। पर उसी बीच में उनके ब्रदर को उस रिपोर्ट के बारे में पता चल जाता है और उन्हें पता चल गया था कि न्यूरी प्रेग्नेंट है। और ये बात जानकर वहाँ पर डैड और ब्रदर उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे और उसके साथ में उसे अब्यूज़ भी कर रहे थे। पर वहाँ पर वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो न्यूरी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं और उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का टेंशन था कि जिससे उसकी शादी वो करवाने वाले थे अब वो प्लान भी फेल हो जाएगा। और वहाँ पर वो डैड फैक्ट्री में चिल्ला कर कह रहे थे कि आखिर वो कौन बदमाश इंसान है जिसने न्यूरी के साथ वो सब किया है। और वहाँ पर न्यूरी रोते हुए कहती है कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है ऐसा, पर आप यहाँ पर मुझे बस एम्बेरस कर रहे हैं सभी के सामने। पर तभी वहाँ पर जेड और मिली आते हैं जो ये सब सिचुएशन को देखकर वहाँ मज़ा ले रहे थे। और उसी बीच में मैनेजर ये सब चीज़ देख लेते हैं और वो तुरंत सेक्रेटरी को कॉल कर बताते हैं और उसके बाद सेक्रेटरी मिस्टर जिन को भी बताते हैं इस बारे में और उन्हें ये भी बताते हैं कि अभी मिस्टर जिन को इस बात का गलतफहमी था कि न्यूरी बस एक गोल्ड डिगर गर्ल है। तब वो बात को भी मिस्टर सेक्रेटरी वहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब उन्हें वही गोल्ड कार्ड उन्हें दोबारा मिलता है तब। और वहाँ पर अब तो ग्रैंड मास भी और मॉम भी कह रही थी उन्हें उस लड़की को यहाँ पर घर पर चाहिए, चाहे जो हो जाए, अगर जरूरत पड़े तो हम भी साथ में चलेंगे उसे लेने के लिए। फिर उसके बाद उसी बीच में न्यूरी का भी कॉल आ जाता है मिस्टर जिन के पास और उन्हें पता चल गया था कि जो भी कुछ यहाँ पर सेक्रेटरी उन्हें बताए हैं वो सच है और वो भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ से घर से निकलते हैं न्यूरी को बचाने के लिए और यही फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ पर न्यूरी को उसके ब्रदर उसके डैड सब बुली कर रहे थे। और उस बीच में तो डैड न्यूरी को वहाँ पर खुले आम सभी के सामने उसे सोल्ड भी कर देते हैं, यानी बेच देते हैं उसे, और वो भी जेड जैसे इंसान को। और वहाँ पर कुछ 1000 रुपये में बिकने के बाद न्यूरी समझ चुकी थी कि उसके डैड और उसके ब्रदर के आंखों के सामने वो कुछ भी कहेगी और बोलेगी तब भी वो लोग नहीं सुनने वाले थे, क्योंकि उसके नज़र में तो वो कुछ भी थी नहीं, बस एक सामान के अलावा। पर जैसे ही जेड उसके साथ बदतमीजी कर रहा था तभी वहाँ पर मिस्टर जेन और उसके आदमी आ जाते हैं और साथ में ग्रैंडमास भी। और उन्हीं लोगों को जो लोग न्यूरी को डिस्टर्ब कर रहे थे और परेशान कर रहे थे उन सभी को अच्छे से सबक सिखाते हैं, खासकर डैड ब्रदर और मिली और जेड सभी को बहुत अच्छे से उन लोगों का धुलाई भी होता है। और न्यूरी मिस्टर जेन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, पर उस बीच में वो बेहोश भी हो चुकी थी। इन जाने से पहले बस वहाँ पर सेक्रेटरी को यही ऑर्डर देते हैं कि इन लोगों को बहुत अच्छे से सबक सिखाओ ताकि अपना चेहरा ये दोबारा न्यूरी के सामने दिखा ना पाए। और मिस्टर जिन के जाने के बाद उन लोगों का तो अच्छे से धुलाई होता है सभी का। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर जो मिस्टर जिन के फैमिली डॉक्टर थे वो न्यूरी को देख रहे थे और उसकी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि वो अभी हेल्दी है और उनके बच्चे भी। और ये सुनकर वहाँ पर ग्रैंडमास और मदर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि सब कुछ ठीक है और मिस्टर जिन को भी कहीं ना कहीं अच्छा ही लग रहा था। और जब न्यूरी वहाँ पर होश में आती है तब वो उन सभी को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे है। वहाँ ग्रैंडमास और मदर न्यूरी से पूछते हैं कि आखिर तुम कितने साल की हो, जिस पर न्यूरी उन्हें बताती है कि वो अभी 19 की है। तब ये बात सुनकर वहाँ तो मिस्टर जिन पर मॉम और ग्रैंडमा बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, पर फिर उसके बाद वो न्यूरी का ख्याल करते हैं और मिस्टर जिन और न्यूरी को अकेला छोड़ देते हैं कुछ बातें करने के लिए। जिस पर वहाँ पर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि जब तक ठीक नहीं हो जाती हो यहाँ पर तुम रुक सकती हो। पर वहाँ पर न्यूरी बस अपना अच्छे से सिचुएशन जानती थी कि आखिर वो कौन सी जगह पर है और उसकी जगह क्या है, क्योंकि न्यूरी बस अपने दिमाग में ये सब सोच रही थी। और उसी बात को मिस्टर जिन के सामने वो पेश करती है और कहती है कि मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी, बस मुझे अपने स्कूल को कंप्लीट करने के लिए मना मत कीजिएगा, मुझे वो कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। और दूसरी चीज़ की क्या मैं बच्चों को बस एक बार देखने आ सकती हूँ हर एक वीक में, बस मेरी यही 2 रिक्वेस्ट है। और वहाँ पर मिस्टर जिन ये सोच रहे थे कि न्यूरी पैसों की डिमांड करने वाली थी, क्योंकि अभी भी मिस्टर जिन यही सब सोच रहे थे उतना प्रूफ देखने के बाद भी।
और ये बात सुनकर वहाँ पर मिस्टर जिन उसकी रिक्वेस्ट के लिए हाँ कर देते हैं, जो सुनकर न्यूरी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वहाँ पर अब ग्रैंडमाज और न्यूरी उसी के साथ और मिस्टर जिन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। और वहाँ पर ग्रैंडमाज और मदर न्यूरी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे और उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो भी ड्रीम है उसे तुम आराम से पूरा कर सकती हो और हम तुम्हें अच्छे से सपोर्ट भी करेंगे जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो सारी प्यार को देखकर न्यूरी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रैंडमा तो उसके लिए हर दिन नए नए गिफ्ट्स लाती थी और कहती है कि न्यूरी तुम मेरी गिफ्ट को ट्राई कर सकती हो। और वहीं दूसरी साइड से मॉम कहती है नहीं, तुम मेरे गिफ्ट को भी ट्राई कर सकती हो, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। और ये सब देखकर न्यूरी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने बचपन से ही इस प्यार को नहीं पाया था और जब उसे ये प्यार मिल रहा था तब उसे कहीं ना कहीं ये सब देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। और वहीं पर मिस्टर जिन भी न्यूरी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और उसे कोई काम भी नहीं करने दे रहे थे। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर न्यूरी के पास उसके डैड और ब्रदर का कॉल आता है और उसे बस धमकी दे रहे थे कि अगर तुम हमें कुछ पैसे नहीं गिफ्ट करोगी तब मैं तुम्हारे मिस्टर जिन के घर के आगे आकर धरना देने लगूंगा। और जो बात सुनकर न्यूरी उनसे कहती है कि तुम्हें ये सब करते हुए जरा सा भी शेम फील नहीं होता है, खिलाफ केस कर दूंगा। और ये सब सुनकर न्यूरी वहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस बारे में मिस्टर जिन से भी कहना चाहती थी पर वो अभी मिस्टर जिन के साथ कुछ भी बात शेयर करने के लिए शायद कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। इसी वजह से वो अगले दिन खुद ही काम पर चली जाती है ताकि वो पैसे को जमा कर अपने डैड और ब्रदर को भेज सके। पर इस बारे में मैनेजर जो वहाँ पर काम करते थे वो सेक्रेटरी को बता देते हैं। और वहीं दूसरी साइड जब जेड और मिली दोबारा न्यूरी को वहाँ पर देखते हैं तब उसे वो लोग देखते ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। और इस बार तो जेड अपना हद पार कर देता है और वो न्यूरी के मना करने के बावजूद भी उसके साथ बदतमीजी किए जा रहा था। और इस बारे में सेक्रेटरी वहाँ पर मिस्टर जिन को भी बता देते हैं और वो ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही वहाँ पर जेड को न्यूरी के साथ वो सब करते हुए देखते हैं तब उनका खून खौल जाता है और वहाँ वो मिली और जेड को दोनों को अच्छे से उन दोनों का कुटाई भी करते हैं। फिर उसके बाद न्यूरी को भी कहते हैं इन दोनों को सबक सिखाने के लिए, पर वहाँ पर न्यूरी का हिम्मत नहीं था। तभी मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़कर मिली को एक जोरदार चाटा खींच कर लगाते हैं और वहाँ पर जेड को भी मिली को ने के लिए मिस्टर जिन न्यूरी को ढावा दे रहे होते हैं और न्यूरी भी वैसा ही करती है। और जब मिस्टर जिन उससे पूछते हैं कि आगे तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तब न्यूरी उससे कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत थी इसी वजह से। जिस पर मिस्टर जिन उससे कहते हैं मैंने तुम्हें तो कार्ड तो दिया ही है, तुम उसका भी यूज़ कर लो। जिस पर न्यूरी कहती है मैं एक दिन आपको छोड़कर चली जाऊँगी या मैं आपके घर से धक्के मारकर एक दिन निकलवा दिया जाऊँगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी पर डिपेंडेंट रहूँ और फिर उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो। और ये सब सुनकर मिस्टर जिन बस मनी में कहते हैं कि ऐसा कभी भी ये सिचुएशन आने ही वाला नहीं है। फिर उसके बाद अब घर पे देखते हैं जहाँ न्यूरी को जहाँ चोट लगा हुआ था वहाँ डॉक्टर देखते तो हैं पर साथ में वो मिस्टर जिन को ही लास्ट में कह देते हैं कि आपको अपनी होने वाली वाइफ का ख्याल रखना होगा। जो सुनकर न्यूरी और मिस्टर जिन दोनों ही शाय फील करने लगते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद वहाँ पर न्यूरी एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहनकर आती है और अपने न्यू फैमिली के साथ फ़ोटो भी खिंचवाती है। और उसी फैमिली फ़ोटो को देखकर वहाँ यूनी को देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर जिन से प्यार करती थी पर मिस्टर जिन उसे ज़रा सा भी भाव कभी नहीं देते थे। और ये सब जब वो देख रही थी कि मिस्टर जिन के लाइफ में कोई नई लड़की आ गई है जिसे देखकर बस वो गुस्सा ही कर रही थी उस समय, पर तभी उसका मुलाकात मिली से होता है और उन दोनों का मकसद एक सेम था ताकि न्यूरी को वो मज़ा सिखा सके। इसी वजह से वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगले दिन देखते हैं जहाँ पर न्यूरी अपने न्यू स्कूल में जाने वाली थी और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी और ग्रैंडमाज और मॉम को बाय बोलकर वो मिस्टर जिन के साथ चली जाती है। और वहाँ मिस्टर जिन न्यूरी को स्कूल के बाहर कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तब मुझे तुम बेशक कह सकती हो बिना घबराए हुए। और ये सुनकर वहाँ पर न्यूरी को बहुत अच्छा लगता है और वो स्माइल करके बस मिस्टर जिन को बाय कहती है। पर जब न्यूरी अपनी क्लास में पहुँचती है तब वहाँ पर यूनी और मिली दोनों ही मिलकर सभी क्लासमेट के सामने न्यूरी प्रेग्नेंट है उसके बारे में सभी को बता देते हैं। और वहाँ क्लासमेट के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है कि न्यूरी बस पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर वहाँ पर यूनी को तो न्यूरी बिल्कुल भी जानती भी नहीं थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन लड़की है जो मिली के साथ मिलकर मेरा इस तरह से इंसल्ट कर रही है। पर वहाँ पर ये खबर मिस्टर जिन को पहुँचता है तब वो तुरंत अपनी न्यूरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पर उसी बीच में वहाँ के प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। स्टूडेंट का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट थे, पर वहाँ पर वो
न्यूरी को कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ सभी क्लासमेट के सामने कहते हैं कि तुम्हें अगर लग रहा है तुम लोगों को कि न्यूरी बस मिस्टर जिन की वजह से इस स्कूल में एडमिशन ले पाई है, तब तुम लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि न्यूरी ने इस स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट खुद ही पास किया है, जिसकी वजह से उसे इस स्कूल में एडमिशन मिला है। और ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी क्लासमेट थे न्यूरी के, उन सभी का मुँह बंद हो जाता है। को लग रहा था कि अब उसके प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, तब वो तो मिली का भी वहाँ पर साथ नहीं देती है, जिस पर मिस्टर जीन वहाँ बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे उस पर। मिली और यूनी मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और मिली यूनी के बैकग्राउंड को अच्छे से वो जानती थी कि वो बहुत ही बड़े घर की बेटी है, इसी वजह से वो उसका साथ दे रही थी, और न्यूरी के फैमिली के बारे में भी बता देती है कि उसके डैड और ब्रदर पैसों के बहुत बड़े लालची हैं। और इसी बात को सुनकर यूनी तुरंत उसके घर पर जाती है और उनके मुंह पर कुछ पैसे फेंक कर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे स्कूल के सामने न्यूरी का इंसल्ट करो, ताकि वो इतना ज़्यादा सेम फील करे कि वो खुद ही मिस्टर जिन और उस स्कूल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। और वहाँ पर ये बात सुनकर वहाँ डैड और ब्रदर एक पल के लिए भी हिचकते नहीं हैं और इस बात को मान लेते हैं। और वहीं अगले दिन स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर सभी क्लासमेट के सामने न्यूरी के ब्रदर और डैड तमाशा क्रिएट कर रहे थे और न्यूरी का इंसल्ट कर रहे थे, ताकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील हो। जब न्यूरी को ये बात पता चलती है, तब उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी खुद की फैमिली ही उसका इस तरह से पूरे दुनिया के सामने उसका इंसल्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बुरी बुरी बातें ये सब फैला रहे हैं, जो जानकर न्यूरी का दिल बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था और उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। और वहाँ सभी स्टूडेंट से कहती है कि आप लोग कैसे हैं, आप देख रहा है कि ये इंसान मेरे बारे में बुरी बात कह रहा है और इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस आपको बिलीव कर लिए, ताकि क्योंकि ये मेरे फैमिलीज हैं और आप इनकी बात पर भरोसा कर मुझ पर इस तरह के गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और उसके बाद अभी वहाँ मिस्टर जैन आ जाते हैं और उनके साथ सेक्रेटरी आते हैं, और अब तो मिस्टर जैन इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि वो सारे स्टूडेंट को उस स्कूल से बाहर धक्के मार कर निकाल सकते थे, क्योंकि जब भी वो न्यूरी की आंखों में आंसू दिखते थे, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर प्रिंसिपल अपने ऐसे सिचुएशन के लिए वहाँ माफ़ी भी मांगते हैं मिस्टर जैन से, पर यहाँ पर मिस्टर जैन अब वो डैड और ब्रदर दोनों को अच्छे से उन दोनों का कुटाई करते हैं, और साथ में इस बार तो मिली को भी अच्छे से सबक सिखाते हैं, उसके साथ यूनी को भी। और ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इस लड़की की यहाँ पर कुछ गलती नहीं है, पर फिर भी उसे लोग इस तरह का सिचुएशन उसके आसपास क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो बस बुरा फील करे और यहाँ से वो चली जाए। फिर उसके बाद मिस्टर जैन न्यूरी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं जो भी आज उसके साथ हुआ था, जिस पर वहाँ न्यूरी उनसे कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही फैमिली ऐसी थी कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद घर पर देखते हैं, जहाँ मिस्टर जैन न्यूरी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और उसका ख्याल भी रख रहे थे, जिससे न्यूरी को अच्छा फील हो और जो भी उसके साथ कुछ दिन से हो रहा है उसके बारे में वो भूल सके। और वहीं दूसरी साइड अगले दिन मिस्टर जैन ये प्लान अपना नहीं भूले थे कि न्यूरी को जो भी लोग सबक सिखाए थे और उसे परेशान कर रहे थे, उन लोगों को अच्छे से वो सबक सिखाए और एक एक को चुन चुन कर उनका जो प्लेस है उन्हें दिखाए। फिर उसके बाद वो मिस्टर सेक्रेटरी के साथ प्लान बनाकर उन सभी लोगों को वहाँ से उठा लेते हैं, यानी डैड, ब्रदर और यूनी को, और उन सभी को फैक्ट्री में बंद कर उन सभी का बहुत अच्छे से धुलाई करते हैं। फिर उसके बाद वो न्यूरी को अपने साथ लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें जितना बदला लेना है उन लोगों से जो कि तुम्हें परेशान कर रहे थे इतने टाइम से, उन सब से तुम आराम से बदला ले सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद न्यूरी बस अपने डैड से मिलती है और वो उनसे कहती है कि आखिर मेरी क्या गलती थी डैड, जो भी आपने मेरे साथ किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपने जो भी मेरे साथ कुछ किया है उससे तो यही दिखता है कि आप मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। फिर वहाँ पर डैड उससे कहते हैं कि कुछ किया है मुझे उसमें कोई भी शेम नहीं फील होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम्हारी मदर भी होती ना तब भी मैं उसके सामने यही चीज़ कहता, क्योंकि मेरे नज़र में बस एक वूमेन में एक्सचेंज करने का एक अच्छा थिंग्स है। और ये बात सुनकर जैसे आपको गुस्सा आ रहा होगा वैसे वहाँ पर न्यूरी को भी आ रहा था, और वहाँ मिस्टर जैन उसे अच्छे से सबक सिखाते हैं और उन्हें कहती है कि इन लोगों को छोड़ दीजिए, मुझे अब इन लोगों से कोई मतलब नहीं है और ना ही ये मेरी फैमिली है अब, क्योंकि इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर न्यूरी को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। और अब इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे और कुछ महीने भी बीत चुके थे, और फाइनली अब मिस्टर जैन न्यूरी को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं, और न्यूरी भी मिस्टर जैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसी वजह से वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है।
10 महीने बीत चुके थे, तब न्यूरी को वो मौका फाइनली मिल गया था उनके बेबी से मिलने का। और न्यूरी अभी हॉस्पिटल में थी और वो अपने बच्चों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी, और साथ में ग्रैंडमास और मॉम भी, और उसके साथ मिस्टर जेन भी, क्योंकि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ वहीं पर थे और उन लोगों को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो न्यूरी से कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वहाँ पर न्यूरी भी अपना प्यार के बारे में ही बताती है कि वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अब तो वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी न्यू फैमिली के साथ। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।